जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पहले नाम को समझिए। जीनोमिक, जीनोमिक मतलब क्या होता है? जीन। और इम्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? साइलेंसिंग या इनएक्टिवेशन करना, मतलब जीन को साइलेंट या इनएक्टिवेट करना, इसी को हम जीन इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल में नहीं आता है। अब जीन में मेनली 2 एलिज होते हैं। एलिज किस लिए होते हैं? तो कैरेक्टर शो करने के लिए। एक आता है माँ से, एक आता है पापा से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जीन में कितने एलिज होते हैं? 2। एक आते हैं मदर से, एक आते हैं फादर से, मतलब एक मेल से और दूसरा फीमेल से। नॉर्मली जो ये दोनों एलिज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंशियली एक्सप्रेस होते हैं। अब डिफरेंशियली एक्सप्रेस होते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ए कोई जीन है, ठीक है। अब इसमें एक आएंगे पापा का, एक आएंगे माँ का। अब इसमें से कोई एक ही जो एली है वो एक्सप्रेस होगा। मान लीजिए कि मदर का एली फंक्शनल है, तो इसका क्या मतलब है कि फादर का जो एली है उसमें इम्प्रिंटिंग हुआ है। इम्प्रिंटिंग मतलब इनएक्टिवेशन या साइलेंसिंग हुआ है। और दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि बी है, बी में भी मदर का आया है और फादर का आया है। अब इसमें क्या होगा कि फादर का फंक्शनल है। इसका कहने का क्या मतलब है? मदर का जो एलिज है उसका इम्प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। तो अगर सिंपल डिफिनीशन कहें तो इनएक्टिवेशन का क्या मतलब होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का? तो इसमें जो एली आते हैं ये मदर से आते हैं या फादर से आते हैं, और इसमें जो फंक्शनल एली है वही इनहेरिटेड होता है, और वो इनहेरिटेड सिर्फ एक पेरेंट्स का होगा, दोनों पेरेंट्स का नहीं। क्योंकि एक पेरेंट्स का क्या हो जाता है? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाता है। इसलिए जो इनहेरिटेड फॉर्म है, मतलब ये हमारे से जो हमारे बच्चों में जाएगा वो सिर्फ एक ही पेरेंट्स से जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये नॉर्मल है। तो ये होता कैसे, किस मैकेनिज्म से होता है? तो ये एक इपीजेनेटिक से होता है। इपीजेनेटिक कहने का क्या मतलब है? ईपी मतलब एवब जेनेटिक, हेरिडेटरी केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए हिस्टोन। मतलब इपीजेनेटिक में क्या होता है ना कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है डीएनए के हिस्टोन में। हिस्टोन क्या है? तो एक बेस है, जैसे कि आपको पता है डीएनए हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसको छोटा करने के लिए वो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन में क्या करता है? अपने आप को रैप करता है। तो उसी में जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, हेरिडेटरी केमिकल मॉडिफिकेशन, उसी को हम इपीजेनेटिक कहते हैं। तो ये मेनली 2 तरह से होता है। पहला क्या है? इपीजेनेटिक। पहला है हमारा मिथाइलेशन, METHYLATION, मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन, जो मोस्ट कॉमन है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन है ये। दूसरा क्या है? तो डी एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन। इसका कहने का क्या मतलब है? एक जो पहला मोस्ट कॉमन था उसमें डीएनए में या हिस्टोन में क्या होता है? मिथाइल ऐड होता है। सेकंड क्या है? हिस्टोन से जो एसिटाइलेशन होता है, मतलब एसिटाइल ग्रुप होता है, वो बाहर निकलता है। यही दोनों मेनली केमिकल मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है इपीजेनेटिक में, ठीक है। तो इससे क्या होगा इन दोनों से? तो इन दोनों से मेनली जो एक्सप्रेशन होता है ना जीन का, वो कम हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छा से समझिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं क्रोमोसोम नंबर 15Q का, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, मेनली दो बीमारी देखने को मिलता है। एक का नाम है प्रादल विली सिंड्रोम और दूसरे का नाम है एंजलमैन सिंड्रोम, जो अभी नीचे अभी दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों मेनली है इसका, ठीक है। अब ये दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, तो बहुत ही इजी है पहचानना। तो चलिए पहचानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वो याद करते हैं। मान लीजिए ए जीन है, इसमें दो एलीज हैं, एक फादर का एक मदर का, ठीक है। मदर का क्या हो रहा है, इम्प्रिंटिंग हो रहा है, और फादर का क्या होगा, एबनॉर्मल है ना, तो यहाँ पर डिलीशन या क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो इसके कारण जो डिजीज होता है उसको कहते हैं प्रेदर विली सिंड्रोम। इसके नाम में ही इसका निमोनिक्स है। कैसे, तो नाम देखिए क्या है, PRADER। प्रेदर P से होता है पापा, R से होता है रीजन, A से होता है एब्सेंट और D से होता है डिलीशन। तो आपको इसके नाम से ही इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा है एंजलमैन सिंड्रोम। अब इसमें सिंपल है, मान लीजिए कि कोई जीन है, उसमें फादर और मदर दोनों का एलीज आया है, तो इसमें क्या होगा, एंजलमैन में किसका डिलीशन होगा, माँ का डिलीशन होगा, मतलब कि फादर का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रहा है एलीज का। तो इसको याद करने का और तरीका है, एंजल किसको कहते हैं, किसी लड़की को परी, ऐसे मन में एक भावना बना हुआ है ना, जो एंजल होती है वो परी होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर परी में डिलीशन होगा तो वो एंजलमैन हो जाएगा, और प्रेडलर का तो बता दिए, पीटर समझ लीजिए, पापा समझ लीजिए, तो डिलीशन होगा तो ये प्रेडलर विली सिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए पहले समझते हैं प्रेदल विली सिंड्रोम को। इसमें क्या हुआ, तो फादर का जो एलीज है उसका डिलीशन हुआ, मदर के एलीज का इम्प्रिंटिंग हुआ। इसमें मेनली आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला, माँ जो होगी वो ओबेसिटी का जो बच्चा होगा वो ओबेसिटी का शिकार होगा और उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है एक हार्मोन के कारण जिसका नाम है ग्रेहेलीन। अब ये ग्रेहेलीन हार्मोन क्या है, तो ये एक ऑक्साजेनिक हार्मोन है जो मेनली भूख को बढ़ाता है, एपेटाइट को बढ़ाता है। तो ये रिलीज कहाँ से होता है, ये हमारे स्टोमक के एंट्रम से रिलीज होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा खाना खाता है और जिसके कारण उसको क्या होता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। मेनली जो प्रेडलर विली सिंड्रोम है इसमें ये हाइपोगोनाइडिज्म और हाइपोटोनिया भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों को डिस्कशन हमने कर लिया। अब आते हैं हम एंजलमैन डिजीज पे। एंजलमैन में आपने क्या पढ़ा था कि एंजल है। अब एंजल है तो सब कुछ क्या होगा, हैप्पी हैप्पी होगा। तो इसका निमोनिक्स ऐसे याद रखिए, हैप्पी पपेट। कहने का क्या मतलब है, इसमें जो होता है उस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ ही है हैप्पी पपेट। इसमें जो होता है ना, वो जो एंजलमैन सिंड्रोम है इसमें जो वुमेन होती है या जो बच्चा होता है हमारा, वुमेन नहीं बच्चा जो हमारा होता है, वो सही से हंस नहीं पाता है, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर। उसमें एटैक्सिक मूवमेंट देखने को मिलता है। एटैक्सिक मूवमेंट मेनली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है, जैसे कि सीजर, या उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन और एटैक्सिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा ये एंजलमैन सिंड्रोम है ना, इसमें कहीं से भी कोई ग्रेलिन हार्मोन से लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब जो है ये हमारा जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, ये मेनली इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहला क्या है, डिलीशन, जो 70% लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा
यूनिपेरेंटल डाइसोमी। अब यूनिपेरेंटल डाइसोमी का कहने का क्या मतलब है? यूनि मतलब एक, पेरेंट का दोनों क्रोमोजोम। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, जो 15 से 20% लोगों में देखने को मिलता है। तीसरा क्या है? जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रहा था उसका एबनॉर्मल हो जाना। चलिए तीनों को देखते हैं क्या क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम डिलीशन में। डिलीशन में कहने का क्या मतलब है? जो हमारा फादर है, ठीक है, फादर में क्या हो जाएगा? फिर से वो स्टार्टिंग में से लाइए। एक जीन है, उसका 2 क्रोमोजोम, फादर का और मदर का। ठीक है, अगर मदर का हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर मदर का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ तो क्या हो जाएगा? फादर को बीमारी हो जाएगा। मतलब कि फादर का जो एलीज है उसका डिलीशन हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रेडल विली सिंड्रोम। अगर मदर का इम्प्रिंटिंग हो जाए, सॉरी, फादर का इम्प्रिंटिंग हो जाएगा तो मदर में क्या हो जाएगा? डिलीशन हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे एंजेलमैन सिंड्रोम, जो हम पूरा डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिपेरेंटल डाइसोमी सिंड्रोम के बारे में। अब यूनिपेरेंटल लिख देते हैं, यूनि नाम में ही सब छुपा हुआ रहता है। पेरेंटल डाइसोमी, देखिए नाम क्या है? यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट का दोनों क्रोमोजोम। ऐसे जो क्रोमोजोम है, एक फादर का होता है, एक मदर का होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों क्रोमोजोम या तो फादर का होगा या मदर का होगा। तो इस तरह से लिख देते हैं, या तो मैटरनल क्रोमोजोम होंगे या पैटर्नल क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, अगर मैटरनल क्रोमोजोम हो रहा है, इसका मतलब दिमाग लगाइए, इसमें मेरे आपको 2 ही डिजीज के बारे में पढ़ना है, प्रेडर विली सिंड्रोम या एंजेलमैन सिंड्रोम। तो समझिए क्या हो रहा है? मैटरनल क्रोमोजोम है, इसका मतलब कि फादर के क्रोमोजोम का डिलीशन हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडर विली सिंड्रोम हो जाएगा। एंजेलमैन सिंड्रोम में क्या था? फादर का जो क्रोमोजोम है उसका इम्प्रिंटिंग हो रहा है और मदर के क्रोमोजोम का डिलीशन हो रहा है, मतलब कि दोनों क्रोमोजोम फादर का है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? एंजेलमैन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए, एक जीन था, इसका 2 एलीज था, एक था फादर का, एक था मदर का। मान लीजिए कि मदर का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ। अब एबनॉर्मल कह रहा है, तो एबनॉर्मल किसका होगा? तो फादर का एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो गया। तो इसको हम कौन सा डिजीज कहेंगे? सिंपल है, वही फादर का क्या हो रहा है? एबनॉर्मल इम्प्रिंटिंग हो रहा है, तो इसको हम प्रेडर विली सिंड्रोम कहेंगे। अपोजिट, अगर मदर ये जीन है, फादर मदर, फादर का नॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है और मदर में क्या हो गया? एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाएगा, तो एंजेलमैन सिंड्रोम कहलाएगा। कितना इजी था ना इसको समझना। अब आते हैं एक और निमोनिक से आप याद कर सकते हैं एंजेलमैन का ये डिजीज डिसऑर्डर, जैसे कि मॉम बियर सारी। मॉम एम से हो जाएगा क्या? तो एम से हो जाएगा एंजेलमैन सिंड्रोम, और बियर सारी, सारी में एस हो जाएगा सीजर, एटैक्सिया, रिटार्डेशन, और आई से हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर। तो इजी है ना। उसके बाद ये मेनली अगर क्रोमोजोम 15 से रिलेटेड है तो इसमें और भी एसोसिएटेड देखने को मिलेगा, मार्फन सिंड्रोम, एंजल सिंड्रोम और प्रेडर विली सिंड्रोम। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए, अभी बताया था ना यूपीडी के बारे में, यूनिपेरेंटल डाइसोमी के बारे में, इससे क्या क्या एसोसिएटेड होता है। पहला बताया प्रेडर विली सिंड्रोम, दूसरा बताया एंजेलमैन सिंड्रोम। अब 2 और इससे एसोसिएटेड होता है जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्या है? रूजेल सिल्वर सिंड्रोम, और जो चौथा है वो है बैक विथ वीडमैन
सिंड्रोम, और ये मेनली एसोसिएटेड होता है विल्म्स ट्यूमर टाइप 2 डिजीज से। ठीक है, इतना मेनली यूनिपेरेंटल डायसोमी में एसोसिएटेड होता है। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट जिसको कहते हैं ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। क्या? ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। आपको पता है इसका दूसरा नाम है डायनेमिक म्यूटेशन। आखिर इसमें होता क्या है? आपको पता है जो हमारा कोडोन है, कोडोन जो डीएनए में कोडोन होते हैं, नॉर्मल कोडोन की बात कर रही हूँ, ये मेनली ट्रिपलेट से बना होता है। ट्रिपलेट से बना होता है। ट्रिपलेट मतलब कोई 3 अमाइनो एसिड से बना होता है, जैसे कि सी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है CGG, और ये रिपीट करता है। इसका नॉर्मल रिपीटिशन कितना होगा? 6 से 55 टाइम्स। अगर एवरेज की बात करें तो 30 टाइम्स ये रिपीट होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रिपीट हो गया तो, अगर इससे ज़्यादा रिपीट हो गया मतलब 55 से 200 के बीच, तो इसको हम कहते हैं प्री म्यूटेशन। क्या कहते हैं? प्री म्यूटेशन। इसमें जो पेशेंट होता है वो कैरियर की तरह काम करता है और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, अब अगर 200 से ज़्यादा हो गया रिपीटेशन, तब क्या होगा? ओवर्थ डिजीज। अब ओवर्थ डिजीज कहने का क्या मतलब है कि इसमें मेनली ऐसा कह सकते हैं कि सीवियरिटी ज़्यादा होता है। तो क्या समझे हम अभी तक? अगर नंबर ऑफ रिपीटिशन ज़्यादा होगा तो सीवियरिटी भी ज़्यादा होगा। ये मेनली होता कब है? तो ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के समय होता है। oogenesis में कब होता है? तो oogenesis में ये नन कोडिंग इंट्रॉन में होता है। नन कोडिंग, जिसका दूसरा नाम इंट्रॉन है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोडिंग में होता है, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। oogenesis में क्या था? नन कोडिंग इंट्रॉन था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डिजीज आएगा? तो oogenesis में मेनली आपको मायोटोनिक डिस्ट्रोफी देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो क्रोमोसोम नंबर 19 क्यू-आर्म पे। दूसरा फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम मिलेगा। तीसरा फ्रेड रिच एटैक्सिया। इन तीनों के बारे में मेनली हम आगे डील करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कोडिंग एक्सॉन होता है, इसमें 2 डिजीज के बारे में डील करेंगे, जिसका नाम है हंटिंगटन कोरिया। दूसरा है स्पाइनो सेरिबेलर एटैक्सिया। ठीक है, इन दोनों के बारे में डील करेंगे। अब तो एक और बुक में आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि म्यूटेशन हो जाता है। ये जो रिपीटेड कोडॉन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली होता है। इसका दूसरा नाम डायनेमिक भी है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन इन द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जो मेनली कब होता है? तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम में होता है। गैमेट में क्या है? तो हमारा ओवम और स्पर्म। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में होता है। इसमें 2 चीज़ देखने को मिलेगा, या तो ये नन कोडिंग पे एक्सप्रेस हो रहा है या कोडिंग पे एक्सप्रेस हो रहा है। नन कोडिंग कहने का क्या मतलब है कि ये oogenesis के टाइम में हो रहा है, और कोडिंग कहने का क्या मतलब है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में हो रहा है। अब नन कोडिंग रीजन में हो रहा है, इसका मतलब कि लॉस ऑफ फंक्शन है। तो इसमें मेनली हम क्या देखेंगे? तो म्यूटेंट जो प्रोटीन है वो एग्रीगेट कर जाता है इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन में। तो इसमें हम मेनली 3 डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोडिंग रीजन में
एक्सपेंशन होने का मतलब है कि जो म्यूटेशन हो रहा है वो गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है। इसमें जो है म्यूटेंट प्रोटीन इंटरफेयर करता है अदर प्रोटीन के फंक्शन को। तो इसमें मेनली हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन है ना कोडिंग रीजन में, वो प्रेजेंस होता है CAG के साथ। अब आते हैं ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन है नॉन कोडिंग रीजन में, वो रिपीट करता है फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम में, जिसका नाम है, अगर फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम है तो इसमें कौन सा रिपीट करेगा, CGG। और अगर फ्रेडरिच एटैक्सिया है तो GAA। और अगर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है तो CTG। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। अब देखते हैं इसके डिजीज़ के बारे में। उससे पहले ये किससे एक्स्ट्रा रिलेटेड है। तो जो ये फ्रैगाइल सिंड्रोम है ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव है और इसमें मेनली CGG रिपीट करता है। ठीक है, CGG। अब कह सकते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स है ना, तो क्या है, कोने में गल गई। हंटिंगटन कोरिया, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसमें CAG रिपीट होता है। फ्रेडरिच एटैक्सिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें GAA रिपीट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, तो अभी के बताया कि ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है। ये जो एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ज़्यादा मेल फीमेल रेयर केसेस में देखने को मिलता है, जो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको फ्रैगाइल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो क्रोमोजोम है ना, उसके फ्रैगाइल साइट जो इजली टूटने वाला साइट होता है, वहाँ पर ये अफेक्ट करता है, जहाँ पर फोलेट डिफिशियंसी होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा क्या, इसमें आप क्लिनिकल फीचर में मेंटल रिटार्डेशन देखिएगा। मेंटल रिटार्डेशन कितने के बीच में IQ लेवल हो जाएगा, तो IQ लेवल हो जाता है 20 से 60 के बीच में। ठीक है, और ये मेनली मेल में देखने को मिलता है। इसका अगर मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, देखिएगा, तो इसमें होता है मैक्रो ऑर्किडिज्म, लार्ज टेस्टिस, और क्या क्या लार्ज मिलेगा, फेस लार्ज मिलेगा, ईयर लार्ज मिलेगा, मैंडिबल लार्ज मिलेगा। तो क्या नोज भी लार्ज मिलेगा, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नोज क्या होता है, या तो नॉर्मल होगा या स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आते हैं PPT में क्या कह रहा है कि जो फ्रैगाइल है ना, उसमें मेनली CGG न्यूक्लियोटाइड के एब्सेंस के कारण होता है। और ये क्यों म्यूटेशन होता है, क्योंकि एक जीन है जिसको कहते हैं FMR1 जीन, जिसका फुल फॉर्म होता है फैमिलियर मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन, जो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम पे, उसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली होता है। ठीक है, ये कैरियोटाइपिंग में क्रोमोजोम में ब्रोकन पार्ट जो होता है वहाँ पर ये अपीयर होता है, इसलिए इसको फ्रैगाइल साइट कहते हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेंटल रिटार्डेशन का। पहला मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो डाउन सिंड्रोम, ऐसे याद रख लीजिए। मेंटल रिटार्डेशन पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है फ्रैगाइल। ठीक है, फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स तो लॉन्ग फेस, लार्ज मैंडिबल, लार्ज ईयर, लार्ज टेस्टिकल, ये सब देखने को मिलता है। तो इसमें मेनली रिपीटेशन कितना होता है, तो 55 से 200 के बीच में, जिसको हम प्री म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर 2000 से 4000 के बीच में रिपीटेशन होगा तो उसको हम फुल म्यूटेशन कहेंगे। और अगर इसको ऊजेनेसिस के समय में होता है तो इसको नर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और एक टर्म है जिसको नाम है शेरमैन पैराडॉक्स। इसमें जो है ना,
मेंटल रिटार्डेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है ग्रैंडसन में अदर देन ब्रदर। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। ठीक है। इसमें ये टॉपिक है जिसका नाम है शेरमैन पैराडॉक्स, इसको कहते हैं। इसमें एम्प्लीफिकेशन होता है जिसमें प्री म्यूटेशन कन्वर्ट होके फुल म्यूटेशन में हो जाता है। ठीक है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ग्रैंडसन को ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कैसे चेक करते हैं? तो मेनली सॉर्थन ब्लॉथ इसके लिए यूज होता है। अब आते हैं कौन सा? तो हंटिंगटन कोरिया। इसमें कौन सा रिपीट होता है? तो CAG न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो एबनॉर्मल न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन जिसका नाम है हंटिंगटन, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली देखते हैं। इसमें क्या होगा? तो इसमें न्यूक्लियस एट्रोफी देखेंगे कहाँ पर? तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे। क्लिनिकल फीचर तो प्रोग्रेसिव डिमेटिया, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीफॉर्म मूवमेंट। अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें जो गाबा न्यूरॉन्स है उसका इनहिबिशन होता है, वो हमेशा डांस करते रहता है। डांसिंग इसको कहा जाता है, डांसिंग। अब एक कंसेप्ट है जिसका नाम है एंटिसिपेशन, मेनली देखने को मिलेगा इसमें होता क्या है एंटिसिपेशन में? तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए हुंगटन डिजीज का ये लिए, तो ये मेनली 40 से 60 साल में देखने को मिलता है। अब कोई फीमेल है जिसमें रिपीटेशन कितना हुआ? तो 300 टोटल न्यूक्लियोटाइड रिपीट हुआ। कितने साल में? 40 साल में। अब इसका क्या हुआ? सन हुआ। ठीक है। अब सन हुआ तो इसमें क्या देखने को मिला? 600 रिपीटेशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का। कितना? 600 रिपीटेशन हो रहा है। और कब? 25 साल में, मतलब कि सीवियरिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एंटिसिपेशन कहते हैं विथ TNR। अब इसमें अगर नॉर्मल में हम देखना चाहें तो एंटिसिपेशन में क्या होता है? इसमें सीवियरिटी बढ़ती है, अर्ली ऑनसेट होता है। देखिए एज कम हुआ ना, उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन में होता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ प्लेरिथ्रोपी। अभी जो ऊपर पढ़े थे फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम, इसका डायग्नोसिस ऑफ क्या है? मेथड ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस, तो PCR याद रखिएगा। अब ये हंटिंगटन कोरिया के लिए एक निमोनिक्स है। हंटर पुट एन एनिमल इन ए केग दैट हैज 4 साइड, मतलब कि इसका एसोसिएशन किससे होता है? क्रोमोसोम नंबर 4 से होता है। ठीक है। अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रोपी में किसमें देखने को मिलेगा? तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखने को मिलता है। इसका मैंने अलग वीडियो एक बना दिया है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे।